नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी क्लास 7 विषय है ज्योग्राफी, लेसन है 9, टॉपिक है रेगिस्तान में जीवन। इससे पहले हम लोग लेसन 1 से लेके 8 तक सारा कंप्लीट करा दिया गया, क्वेश्चन विथ आंसर और टोटल टॉपिक भी अच्छे से समझा दिया गया। ये ज्योग्राफी का लास्ट टॉपिक है, यानी कि लास्ट एक्सरसाइज है रेगिस्तान में जीवन। उसके बाद क्लास 7 का ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगा, फिर सिविक्स स्टार्ट कर दिया जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं और इम्पोर्टेंट लाइन को अंडरलाइन करेंगे और इससे रिलेटेड प्रश्न को भी लास्ट में बनाएंगे। इम्पोर्टेंट जो लाइन है उसको नोट भी करते चलेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे पशुओं एवं मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। मतलब सभी के लिए जल ही जीवन है। जहाँ पीने के लिए जल न हो, मवेशियों को चरने के लिए घास न हो एवं फसलों के उगने के लिए जल न हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीवन के लिए जीवन कठिन ही होगा। जहाँ पानी नहीं होगा तो वहाँ जीवन तो कठिन होगा ही। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ के लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। मतलब अत्यधिक तापमान, वो ज़्यादा टेम्परेचर होने के बावजूद भी वहाँ के आदमी उस माहौल में ढल चुके हैं, वहाँ जीने के लिए सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म है तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति, चरम तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं। गर्म रेगिस्तान सहारा। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान को पता लगाएं। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैला है। गर्म रेगिस्तान सहारा जो है ये विश्व की एकदम ये इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है। इसको अंडरलाइन करते हैं हम लोग और नोट भी कर सकते हैं इसको। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग फैले सहारा रेगिस्तान को पता लगा है। मतलब अफ्रीका में ही है सहारा रेगिस्तान, जो कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर, मतलब 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर ही है। भारत का जो क्षेत्रफल है उससे आधा से भी कम है, ठीक है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। कितने देशों से घिरा हुआ है? ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। यह देश अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा से घिरा हुआ है। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरन वहाँ बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। चलिए थोड़ा सा सहारा का दर्शन कर लेते हैं। सहारा रेगिस्तान है ये, ठीक है। ये चट्टान भी है, रेत भी है, सारा कुछ है। कितना फैला हुआ है? तो 8.54 लाख किलोमीटर तक फैला हुआ है। चलिए इसको भी देखते हैं, छोड़ना नहीं है कुछ को। रेगिस्तान यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति होता है। मतलब यहाँ शुष्क प्रदेश होता है, गर्मीला
प्रदेश होता है जिसकी विशेषता अत्यधिक उच्च टेम्परेचर होता है, और जितने जल्दी उच्च होता है रात में उतने जल्दी निम्न तापमान मतलब अधिक ठंडा हो जाता है। और विरल वनस्पति मतलब उतना घना वनस्पति यहाँ नहीं होता, नॉर्मल। चलिए, क्या आप जानते हैं आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियों तथा मगर पाए जाते थे। क्या पाए जाते थे? नदियाँ और मगर पाए जाते थे। नदियाँ और मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियां सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म व शुष्क प्रदेश में बदल दिया गया है। ठीक है, वो लोग को क्या रहने के लिए आदत सा बना दिया। ठीक है, ये क्या है? अफ्रीका महाद्वीप में सहारा। ये एटलस के द्वारा देखेंगे किधर किधर तक फैला हुआ है। अच्छा, चलिए पहले यही पढ़ लेते हैं, उसके बाद उधर पढ़ेंगे। सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 ईस्वी में 57.60 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मतलब सहारा के रेगिस्तान जो है वहाँ के पास जो है अल्जीजिया क्षेत्र, अजीजिया क्षेत्र जो है अल अजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली शहर है लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ सबसे अधिक तापमान 1922 ईस्वी में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ठीक है, सबसे गर्मीला स्थान था। चलिए जलवायु के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जलवायु, सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है, मतलब बहुत कम समय के लिए। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। यहाँ नमी की संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर पहुंच जाता है, जिससे रेत एवं निम्न चट्टान अत्यधिक गर्म हो जाती है। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती है तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। बताइए, जब इतना वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, दिन में तो 50 चला जाता है, रात में 0 हो जाता है, मतलब पानी तो जम ही जाएगा। चलिए, वनस्पति जात एवं प्राणी जात। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरूद्यान, खजूर पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियां एवं छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव जंतु है। कहाँ का? तो सहारा मरुस्थल का। देख लीजिए, मरुउद्यान है कहाँ का? यह है सहारा रेगिस्तान में मरुउद्यान। देख लिए कैसा है, पेड़ पौधा है लेकिन बहुत कम मात्रा में। क्या आप जानते हैं वैज्ञानिकों को तो यहाँ से मछलियाँ के कंकाल भी मिले हैं। आपके अनुसार ये क्या हो सकते हैं? हो सकता है जब बारिश उरिश होगा तो मछली होगा, उसके बाद फिर बारिश खत्म, कंकाल ही दिखेगा मछली का, हड्डी गुड्डी बस, बाकी तो वो भी खत्म हो जाएगा इतना टेम्परेचर रहने के बाद। लोग, सहारा रेगिस्तान के कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं, तब फिर भी वहाँ रहते हैं उतना टेम्परेचर होने के बावजूद भी, जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल है। क्या क्या है? बेदुइन और तुआरेग भी शामिल है। चालवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुधन का पालन पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से या पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े, कंबल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए यहाँ के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं।
क्या पहनते हैं? भारी वस्त्र पहनते हैं। सहारा मरुउद्यान, सहारा मरुउद्यान एवं मिस्र नील नदी घाटी के लोगों के निवास में मदद करती है। वहाँ के जो मरुउद्यान है, मिस्र नदी से जो है, मिस्र का नदी जो है वो लोग को क्या करते हैं? बसने में मदद करते हैं। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूं, जौ, सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाए जाने वाले कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मिस्र में जो कपास उगाया जाता है, वैसे तो सबसे ज़्यादा चीन में कपास उगाया जाता है, लेकिन मिस्र में जो कपास उगाया जाता है वो प्रसिद्ध है वहाँ के लिए। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पादक का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज, यूरेनियम सम्मिलित है। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियां वाले भवन तथा ऊंटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊंटों के स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। मतलब कोई आता होगा घूमने के लिए पर्यटक, उसको घुमाने में मदद कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहां वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। चलिए इसको भी देखते हुए चलेंगे। क्या आप जानते हैं, जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहां गर्त बन जाती है। जहां गर्त में भूमि जल सतह पर आ जाती है वह मरुउद्यान बनते हैं। मरुउद्यान कैसे बनते हैं? जहां से पवन रेत उड़ा जाते हैं वहां पे गड्ढे जो बनते हैं उससे क्या होता है? मरुउद्यान बनता है, वह मरुउद्यान बनते हैं। यह क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इनके आसपास निवास करते हैं, एक खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी यह मरुउद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टेफिलाटलेट मरुउद्यान ऐसा ही है, एक विशाल मरुउद्यान जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। मरुउद्यान कितना फैला हुआ है? मोरक्को में 13,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चलिए, ठंड रेगिस्तान लद्दाख, ठंडा रेगिस्तान लद्दाख। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। चित्र 9.4 देख लेंगे। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। मतलब लद्दाख के पूरब में क्या है? उत्तर में काराकोरम और दक्षिण में जास्कर है। ठीक है। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती है, जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियां गहरी घाटियों एवं महखड गार्ज का निर्माण करती है। लद्दाख में अनेक हिमानियां हैं, जैसे गेंगरी हिमानी। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। लद्दाख की ऊंचाई जो है कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी अत्यधिक तीव्र महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ अधिक होता है और रात में तापमान 0 से -30 डिग्री सेल्सियस नीचे की ओर चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है, चूंकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र स्थित है। अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास लद्दाख में स्थित है। मतलब सबसे ज़्यादा मतलब ठंडा प्रदेश कौन सा है? द्रास, जो कि कहाँ है? लद्दाख में। जैसे कि वहाँ था अफ्रीका महाद्वीप के नज़रिया में सबसे 57.7 डिग्री टेम्परेचर हाई दिख रहा था, वहाँ सबसे ज़्यादा तापमान, तो सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ? लद्दाख के द्रास में है। ये भी याद रखना है। चलिए, ये लद्दाख का एटलस है,
इसमें कहाँ पे क्या है सारा कुछ दिया गया हुआ है। चलिए अब इसको पढ़ते हैं। कहाँ थे हम लोग? अंततः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, मतलब एक साल में 10 सेंटीमीटर वर्षा होता है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे कि आपके पैर छाया में हो, तो आप एक साथ एक सामान्य पर ही उष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। वनस्पति जात एवं प्राणी जात, अब इसको देखते हैं। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती है। घाटी में सरपत, जिसको विलो कहते हैं, एवं पापलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती है। इनमें रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नेकॉक, रेवन एक हुप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए याक का दूध जो होता है ना, दूध और पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। अब है लोग के बारे में देखते हैं। क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध हैं। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोम्पा के साथ स्थित है। कुछ प्रसिद्ध मठ हेमिस, थिक्से, से एवं लमायुरु, चित्र 9.5 देख लेंगे। ग्रीष्म ऋतु में यह एक निवासी जो आलू, मटर, सेम एवं सलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती है। वे केवल घर एवं खेतों में ही काम नहीं करती है, बल्कि छोटे व्यवसाय एवं दुकानें भी संभालती है। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायुमार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह की जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के बारे में बता सकते हैं? पहले यहाँ सब देख लेते हैं क्या छूटा, इधर से देख लेते हैं। लद्दाख को खापाचान भी कहते हैं। लद्दाख को क्या कहते हैं? खापाचान कहते हैं लद्दाख को, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि, मतलब बर्फ वाला भूमि। खापाचान होता है उसका मतलब हिम भूमि होता है। चलिए, क्या आप जानते हैं चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है? मतलब अब लास्ट है। चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त पर्याप्त जीव है। इसका शिकार सातूस नामक इसके ऊन के लिए होता है। सातूस नामक ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। इस वजह से मार उड़ के उसका जो है ना, ऊन लेने के चक्कर में उसका जो है ना, क्या हो गया, विलुप्त होते जा रहा है उस प्राणी का। क्या आप जानते हैं क्रिकेट के सबसे अच्छा बल्ला सरपत विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। क्रिकेट का जो बैट होता है, बल्ला, वो सरपत विलो की लकड़ी से बनाया जाता है। विलो को इंग्लिश में कहते हैं और सरपत हिंदी में कहते हैं। इससे क्रिकेट का बैट बनाया जाता है, जो कि सबसे हल्का होता है। चलिए, ये है थिकेस मठ, जो कि लद्दाख में है, बौद्ध मठ है। वहाँ सबसे ज़्यादा बुद्धिज्म और मुस्लिम लोग रहते हैं। चलिए, अब थोड़ा सा है पहले इसी को देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है? मनाली लेह राजमार्ग जो है 4 दर्रों से गुजरता है। रोहतांगला, बारालाचाला, लुंगलाचाला एवं
टंगलंग ला, सब में ला ही लगा हुआ है, मतलब 4 दर्रों से गुजरता है, मनाली और ले। क्या क्या? तो रोहतांग ला, बारालाचा ला, लुगना लाचाला और टंगलंगा। ठीक है, 4 है। ये राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, मतलब जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जबकि बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है तभी ये रास्ता खुलता है, नहीं तो फिर ये बंद। मतलब जुलाई और सितंबर के बीच ओपन होता है, उसके बाद फिर बंद। ये क्या है? बड़ा लचाला, ये राजमार्ग है। चलिए अब इसको पढ़ते हैं। यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है, मतलब लोग वहाँ पे जाते हैं, घूमते फिरते हैं, वहाँ के खूबसूरती का आनंद लेते हैं। ठीक है, देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोपा दर्शन, घास के मैदान, हिमनदों को सैर और उत्सवों का अनुष्ठानों को देखना यहाँ का प्रमुख पर्यटक आकर्षक है। मतलब जो भी पर्यटक जाते हैं वहाँ पूरा अपने इंटरटेनमेंट करते हैं, घूमते फिरते हैं। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्राकृतिक के समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण यहाँ आवश्यकता अनुसार एवं मितव्ययता से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते हैं। चलिए यहाँ फिगर है 9.6, क्या कह रहे हैं ये इस फिगर में, जरा देख लेते हैं। पारंपरिक वेशभूषा में लद्दाखी महिला है, मतलब वहाँ की जो परंपरा है उस अनुसार से वहाँ का ड्रेस कोड होता है, उस अनुसार का वहाँ का महिला का वेशभूषा है। चलिए ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं इसका। चलिए 2 नंबर प्रश्न से देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। पहला प्रश्न है कौन नंबर, कहता है सहारा अफ्रीका किस भाग में स्थित है। सहारा जो है अफ्रीका के किस भाग में स्थित है, अफ्रीका देश के किस भाग में स्थित है? ये पश्चिमी भाग में स्थित है। ख नंबर कह रहा है कि सहारा किस प्रकार की रेगिस्तान है। सहारा गर्म रेगिस्तान है। ग नंबर, लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी है। क्या है? लद्दाख का क्या है? तो बौद्ध एवं मुसलमान है। क्या है? तो बौद्ध एवं मुसलमान है। और ये गड़बड़ा गया है लगता है। एक मिनट, ये फर्स्ट नंबर सहारा अफ्रीका, फिर से देखते हैं। सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? तो ये उत्तरी भाग में, पश्चिमी भाग में नहीं है। ठीक है, और सहारा किस प्रकार के रेगिस्तान है? तो गर्म है, ये सही है। लद्दाख रेगिस्तान अधिकांश किस निवास में है? तो ये ज़्यादा निवासी बौद्ध और मुसलमान का है। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ा गया था। 1 नंबर कि सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? तो पश्चिम के में नहीं, उत्तरी भाग में है। ठीक है, अब बाकी बात, सहारा किस प्रकार के रेगिस्तान है? गर्म है। लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी बौद्ध और मुसलमान है, उस पढ़े भी थे उस समय हम लोग। चलिए घ नंबर अब देखते हैं। रेगिस्तान की विशेषता है, रेगिस्तान की क्या विशेषता है? विरल वनस्पति है, मतलब कम वनस्पति वहाँ उगता है। चलिए 4 नंबर देख लेते हैं। लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है, क्या चीज़ के लिए? बौद्ध मठ के लिए है, अभी भी पढ़े थे। मिस्र निम्नलिखित में किस फसल के प्रसिद्ध है? तो कपास के लिए प्रसिद्ध है, पढ़े ही थे उस समय। चीन में भी होता है, लेकिन वहाँ का जो कपास होता है सबसे प्रसिद्ध कपास होता है। चलिए अब 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित स्तंभों को मिलान सही जोड़े बनाइए। ठीक है, अब इसको मिलान करना है। ठीक है, तो मरुद्धान क्या होता है? तो मरुद्धान हो जाएगा क्या? जल के साथ जो गर्त बनाता है, जैसे यहाँ पे धूल है, ये उसको उड़ा के कहीं ले गया, यहाँ पे जो गर्त बन गया, मोरक्को में सबसे ज़्यादा बड़ा गर्त था, उसी को कहते हैं। ख नंबर है बेदुइन क्या था? बेदुइन क्या था? अच्छा, बेदुइन रहने देते हैं। गो नंबर देखते हैं। गो नंबर है तेल कहाँ है पाया जाता था? तो लीबिया में। गेगरी क्या था?
गेगरी क्या था? तो एक हिमनद था। और क्या था? लमायूरू क्या था? तो एक क्या था वो? बौद्ध मठ था। और क्या लास्ट बच गया? एक बेदुइन क्या था? ख नंबर का क्या हो जाएगा? ख नंबर का हो जाएगा बेदुइन कहाँ पाया जाता है? तो सहारा मरुस्थल में पाया जाता है। चलिए, जो कि कंप्लीट हो गया। अब ये लेसन था 9 ज्योग्राफी का, क्लास 7 का, जो कि 1 से 9 तक टोटल कंप्लीट करा दिया गया है। अब 9th का सिविक्स स्टार्ट होगा। ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। चलिए, ये क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।